तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं ताकि आप समझ सके कि व्हाट इज देयर समथिंग न्यू व्हिच हैज बीन एडेड देयर द सिलेबस। सिलेबस में क्या ऐड किया गया उसको हम लोग देख लेते हैं। सो वेलकम बैक अगेन एंड लेट अस बिगिन हियर। तो यूनिट 1 में जो ऐड किया गया है, कुछ नीचे का पोर्शन है, उसमें आता है साहित्य। साहित्य क्या है? वही जो मैंने पहले बताया है, लिटरेचर। साहित्य हम हिंदी में कहते हैं, लिटरेचर इंग्लिश में कहा जाता है इसको। तो साहित्य और लिटरेचर जो है ना, वो क्या है, आप पहले भी पढ़े हो वही चीज है, बस जहां जहां आप लिटरेचर देख रहे हो ना, वहां साहित्य जोड़ दोगे तो सारी चीजें वही होंगी। लेकिन इंडियन पर्सपेक्टिव में, चूंकि इंडियन वर्क्स को भी आपको पढ़ना है, इंडियन ड्रामाज को पढ़ना है, पोइट्री को पढ़ना है, तो आपको ये जानना चाहिए। दैट इज व्हाई यूनिवर्सिटी ने ऐड किया इन चीजों को, ताकि आप इसको बेहतर तरीके से समझ सके। आप आगे जाकर जब पढ़ें तो आपको ये सारी चीजें क्लियर रहनी चाहिए पहले से। तो साहित्य और लिटरेचर जो है ना, ये रेफर करता है, बताता है क्या, कि जो कलेक्टिव बॉडी ऑफ रिटन और स्पोकन वर्क्स होते हैं, जो भी चीजें लिखी जाती हैं या फिर बोली जाती हैं, जो एक्सप्रेस करती हैं ह्यूमन थॉट्स को, इमोशंस को, इमेजिनेशंस को और अनुभवों को, जो एक्सपीरियंस करते हैं हम लोग, ठीक है, एक आर्टिस्टिक तरीके से, कलात्मक तरीके से, वही साहित्य है। और इस टर्म साहित्य को लिया गया है, डिराइव किया गया है फ्रॉम द आइडिया ऑफ टुगेदरनेस, यानी मिलकर, यूनिटी के साथ, एक साथ किसी चीज को करना, इम्प्लाइंग हार्मनी, जिसमें शामिल क्या क्या होगा, हार्मनी होगी, वर्ड और मीनिंग के बीच में, यानी जो शब्द हैं और उसके जो अर्थ निकल रहे हैं, दोनों के बीच में एक बहुत ही अच्छा समन्वय होना चाहिए। देयर मस्ट बी ए काइंड ऑफ हार्मनी। इसमें शामिल होती हैं जो चीजें हैं, वो है वेरियस फॉर्म्स, बहुत प्रकार की चीजें हैं, जैसे आप लोगों ने पहले भी देखा होगा, पोइट्री, प्रोज, ड्रामा, नॉवेल, ये सारी चीजें जो है ना, वो साहित्य में शामिल होती हैं, जो एक लक्ष्य रखती हैं, विच हैज गॉट इट्स एम, जो रिफ्लेक्ट करती हैं चीजें, वो है लाइफ को किस चीज के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, आइडियाज को इफेक्टिवली का मतलब होता है बहुत जोर शोर से, प्रभावशाली तरीके से। लिटरेचर जो है ना, वो केवल एक फॉर्म नहीं है, बल्कि मतलब फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट नहीं, केवल मनोरंजन का फॉर्म नहीं, बल्कि एक पावरफुल मीडियम है, बहुत ही शानदार एक माध्यम है मानवीय नेचर को समझने के लिए, ह्यूमन नेचर को समझने के लिए, समाज को समझने के लिए और संस्कृति को समझने के लिए, जिसको कल्चर कहते हैं। तो अगर आप हिंदी के महान लेखक रामचंद्र शुक्ल की बात करें, तो उन्होंने कहा है कि लिटरेचर क्या है, लिटरेचर एक्ट करता है, साहित्य कार्य करता है एक मिरर की तरह। साहित्य एक आईने की तरह होता है समाज के लिए, जो रिफ्लेक्ट करता है, चीजों को दिखाता है, रियलिटीज, वास्तविकताएं, वैल्यूज, मूल्यों को, परंपराओं को, ये सारी चीजों को, ये सारी चीजें रिफ्लेक्ट करती है, चाहे वो पोइट्री हो, प्रोज हो, ड्रामा हो। तो ये साहित्य का काम होता है। लिटरेचर की मदद से जो रीडर्स होते हैं, पढ़ने वाले होते हैं, वो एक इंसाइट पाते हैं, उनके अंदर एक अंतर्दृष्टि आती है, वो देख पाते हैं डिफरेंट पीरियड्स को, कल्चर्स को और ह्यूमन एक्सपीरियंस को महसूस कर पाते हैं, जो पढ़ने वाले पाठक होते हैं। ये साथ ही साथ स्टिमुलेट करता है, हमारे अंदर जगाता है क्या क्या चीजों को, कल्पनाओं को, हमारे अंदर संवेदनाओं को, सेंसिटिविटी को जगाता है, हमारे इंटेलेक्चुअल ग्रोथ को, जिसको बौद्धिक ज्ञान कहते हैं, उसका विकास कराता है। तो इस प्रकार साहित्य एक बड़ा ही वाइटल रोल, बहुत ही जीवंत और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, शेपिंग बोथ इंडिविजुअल पर्सनालिटी, आपके व्यक्तिगत पर्सनालिटी को, आपके एक पर्सन के तौर पर आप क्या हो, ठीक है, आपकी क्या पर्सनालिटी है उसको, और समाज में सोशल कॉन्शियसनेस को ये दिखाने का काम साहित्य का है। तो इस तरीके से ये सारी चीजें साहित्य कहलाती हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं इसके पार्ट को। साहित्य में सबसे पहला जो पार्ट है उसको हम कहते हैं काव्य, जिसे हम लोग पोइट्री या कविता कहते हैं। तो काव्य कहा जाता है इसको हिंदी में। काव्य क्या है? एक पोएटिक कंपोजिशन है, यानी कविता के फॉर्म में
लिखी हुई चीजें जिसमें सुंदरता होती है एक्सप्रेशन की, यानी एक्सप्रेस करने की सुंदरता होती है और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको एक्सप्रेस किया जाता है। इसकी मीनिंग जो होती है वो बहुत गहरी होती है। यह एक बहुत ही उत्कृष्ट रिफाइंड फिल्टर्ड फॉर्म ऑफ लिटरेचर है, जहां पर भाषा जो होती है, जो यूज की जाती है भाषा, वो बहुत ही आर्टिस्टिक तरीके से यूज की जाती है, ताकि लोगों को, पढ़ने वालों को, सुनने वालों को एस्थेटिक प्लेजर मिल सके, यानी जो आंतरिक रसोस्वादन जिसको कहते हैं, रस मिल सके उसको, वो जूस मिल सके, वो आनंद मिल सके, वैसा प्लेजर, सौंदर्य का आनंद उनको मिलता है, मिल सकता है इसकी मदद से, और इसका एक इमोशनल इम्पैक्ट भी होता है। दूसरी तरफ इंडियन पोएटिक्स में काव्य जो है वो लिमिटेड ही नहीं है वर्स तक, यानी केवल कविताओं तक लिमिटेड नहीं है। इसमें शामिल होती है चीजें कविता और इसके ऑर्नेट प्रोज। ऑर्नेट का मतलब जिसको सजाया गया हुआ एक गद्य भी हो सकता है, जिसके अंदर लिटरेरी ब्यूटी होती है, साहित्यिक सुंदरता होती है, और एक काव्य की जो सुंदरता होती है, उसका जो एक सार तत्व होता है, उसमें जो इसेंस होता है, वो इसकी एबिलिटी, योग्यता इसकी होती है कि वो हमारे अंदर इवोक कर सकती है, पैदा कर सकती है, रस दिखा सकती है, हमें मजा दे सकती है, आनंद दे सकती है, और एस्थेटिक एक्सपीरियंस हमें करवा सकती है, एक अनुभव हमें करवा सकती है। सो जो रीडर और ऑडियंस होते हैं वो इस रस को महसूस करते हैं। रस का मतलब क्या है? जैसे इंटरेस्ट जिसको कहते हैं, आप जब देखते हैं किसी चीज को तो आपका जो उसमें इंटरेस्ट बनता है, आप जो उसका एक टेस्ट लेते हो, उसी को हम लोग रस कहते हैं। रसा थियरी पे मैंने वीडियो बनाया है, यूट्यूब पे आप देख सकते हो। सो रीडर्स और ऑडियंस के बीच में ये सारी चीजें कविता रखती है, ताकि कविताओं को पढ़कर ऑडियंस एंजॉय कर सके। जो क्लासिकल थियरीज हैं, जिसमें शास्त्रीय जो सिद्धांत बनाए गए हैं, जो लिखा गया है, वो बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करती है, जोर डालती है इनकी क्वालिटीज के ऊपर। जैसे इसके सजेशंस हैं, ध्वनि जिसको हम कहते हैं, फिगर ऑफ स्पीच जिसको अलंकार कहते हैं, इन सारी चीजों को उसमें डाला गया है ताकि कविताएं और भी पावरफुल बन सके और इमोशनल एक्सप्रेशंस उसमें लाया जा सके। और ये इसेंशियल एलिमेंट्स के तौर पे इनका यूज होता है, चाहे वो ध्वनि हो, अलंकार हो, इमोशनल एक्सप्रेशन हो, ये इसेंशियल एलिमेंट्स माने जाते हैं काव्य के। जो कुछ एग्जाम्पल है फेमस काव्य के, उसमें द रामायण, महाभारता, ये दोनों आते हैं, विच कंबाइन नैरेटिव पोइट्री, जिसमें कहानियों को नैरेट किया गया है और उसमें कविता की सुंदरता भी है और नैतिक ज्ञान भी बांटा गया है उसमें। जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बारे में कहा गया कि राम जो है वो एक अच्छे पुत्र भी हैं, एक अच्छे पति भी हैं, एक अच्छे शासक भी हैं। तो हर तरीके के मोरल टीचिंग्स को भी उसमें दिखाया गया। तो काव्य का पर्पस क्या होता है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ काव्य? इसका मतलब होता है, इसका अर्थ होता है कि ये डिलाइट दे, आनंद दे, हमें निर्देशित करे, हमें इंस्ट्रक्ट करे, हमें एक रिफाइनमेंट लाए, हमारे अंदर शुद्धता लाए, ताकि हमारी जो सेंसिबिलिटी है वो रिफाइंड हो जाए। और रीडर्स, हम जब रीडर्स बन के इन सारी चीजों को देखेंगे तो इन सारी चीजों को हमें मिलेंगी, ये सारी चीजें हम एंजॉय करेंगे। ये ट्रांसफॉर्म करती हैं, बदलती हैं चीजों को, ऑर्डिनरी चीजों को, एक ऑर्डिनरी भाषा को किस चीज में? एक आर्टिस्टिक मीडियम ऑफ कैपेबल ऑफ एक्सप्रेसिंग प्रोफाउंड ट्रूथ्स, बहुत ही गहरी बातों को, सच्चाई को सामने रखने का काम एक आर्टिस्टिक मीडियम से अगर कोई विधा कर सकती है, कोई जॉनरा है, तो दैट इज काव्य, कविताएं। और इमोशंस को भी दिखा सकती हैं। और एक बहुत ही सेंट्रल कॉन्सेप्ट एक लिटरेरी स्टडीज में यही है कि आप एक कॉन्सेप्ट बना पाओ कि आपकी सोच क्या है। तो एक लिटरेरी कॉन्सेप्ट देने का काम भी इसी काव्य का होता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो काव्य क्या है। आई होप कि आप यहां तक समझ गए होंगे। डू यू हैव एनी डाउट हियर? समझ में आ रहा है सब कुछ? यू अंडरस्टैंड इट ऑल? फिर हम लोग बात करेंगे
इतिहासा और पुराना? राइट देयर इन द चैट बॉक्स. ओके, ठीक है, हम लोग बढ़ते आगे और देखते हैं इतिहास और पुराण, जिसको इंग्लिश में आप पढ़ोगे इतिहासा और पुराना. तो इतिहास और पुराना में अंतर क्या होता है, इस पर भी क्वेश्चन है. तो दोनों के बीच में जो अंतर है इतिहास और पुराण के बीच में, वो क्या है? दोनों बहुत ही एक इतिहास और पुराण बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इंडियन लिटरेरी ट्रेडिशन के. जो साहित्यिक परंपराएं हैं उसमें इतिहास और पुराण दोनों का बहुत महत्व है. जो टर्म इतिहासा है, इसका मतलब होता है जो कुछ भी हुआ है. इतिहास जो हुआ है, जो घटा है, जो घटनाएं घटी हैं, जिसमें इंडिकेट किया गया है नैरेटिव्स को, और जो क्लोजर टू हिस्टोरिकल और ट्रेडिशनल अकाउंट को और पास्ट इवेंट्स को दिखाते हैं. यानी इतिहास आप पढ़े होंगे, इति जो मतलब जो बीत चुकी हैं, हास मीन्स जो घटनाएं हैं, कहानियां हैं. और वैसे टेक्स्ट्स जैसे द रामायणा, द महाभारता, ये सब इतिहास कंसीडर्ड किए जाते हैं क्योंकि दे प्रेजेंट स्टोरीज ऑफ हीरोज. उसमें हीरोज की कहानियां हैं. मॉरल स्ट्रगल्स दिखाया गया है, कैसे जनता के लिए राजा स्ट्रगल करते हैं, कैसे राक्षसों से उनका युद्ध होता है. तो ये सिग्निफिकेंट इवेंट्स को दिखाने का काम इनका होता है. इसमें हिस्टोरिकल ग्राउंडिंग होती है. इतिहास का एक बहुत ही गहरा एक लगाव होता है, जुड़ाव होता है, यानी जमीनी सच्चाई दिखाई जाती है, हिस्टोरिकल ग्राउंडिंग्स होती हैं. और ये जो वर्क्स होते हैं, इनका एम होता है सिखाना, टीच करना, वैल्यूज को, मूल्यों को, कर्तव्यों को, राइचुअसनेस जिसको हम कहते हैं अच्छाइयों को, एथिक्स जिसको आप कहते हैं नैतिकता को, और किसकी मदद से? नैरेटिव की मदद से, किसी कहानी को सुनाकर. ये हो गया इतिहास. दूसरी तरफ व्हेन वी टॉक अबाउट पुराणाज, पुराना क्या है? तो पुराण जो होते हैं वो माइथोलॉजिकल और एक रिलीजियस टेक्स्ट होते हैं. ये पौराणिक कथाएं होती हैं और धार्मिक टेक्स्ट्स होते हैं जो डील करते हैं क्रिएशन को ऑफ द यूनिवर्स, क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स की, इस ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ है. जिनियोलॉजीज ऑफ गॉड्स एंड किंग्स, उनके राजाओं और महाराजाओं का कैसे आगमन हुआ. वेरियस लीजेंड्स, कौन कौन से पौराणिक कथाएं हैं या कौन कौन से महान लोग हुए हैं. तो इन सारी चीजों को आप पुराण कहोगे. इसमें शामिल होता है विष्णु पुराण, जैसे 18 पुराण होते हैं, विष्णु पुराण, शिव पुराण, ठीक है, गरुड़ पुराण, इस तरीके से बहुत सारे पुराण है, 18 है. तो कुछ एग्जाम्पल्स आप देख सकते हो विष्णु पुराण और शिव पुराण की. तो पुराण जो होते हैं वो फोकस करते हैं दैवीय कहानियों पर, ठीक है, जो डिवाइन स्टोरीज होते हैं. कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोलॉजी का मतलब होता है ब्रह्मांडीय ज्ञान, चांद, तारे, ग्रह, नक्षत्र, ज्योतिषी, ये सारी चीजें कॉस्मोलॉजी के ऊपर बेस्ड होता है. दैवीय, ये स्पिरिचुअल, धार्मिक जो टीचिंग्स होते हैं, जिसको आप कहते हैं उपदेश, प्रवचन, ये सारी चीजें इसमें होती हैं. इसमें हिस्टोरिकल इवेंट नहीं होता है, ठीक है. तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन पुराणाज एंड इतिहासा. सो इसी प्रकार से आप कह सकते हो कि इतिहास इज रिलेटिवली, इतिहासा इज रिलेटिवली मोर हिस्टोरिकल. इतिहासा जो है वो ज्यादा ऐतिहासिक होता है, नैरेटिव होता है, कहानियां होती हैं उसमें. लेकिन पुराण में क्या होता है, ये माइथोलॉजिकल है, पौराणिक चीजें होती हैं, थियोलॉजिकल होती हैं. बातें इसमें जो होती हैं वो देवी दानव देवताओं की बात होंगी. और दोनों जो फॉर्म्स होते हैं ये मिलकर हमारे कल्चर को प्रिजर्व करते हैं, हमारे कल्चर को संजो कर रखते हैं, इस ट्रेडिशन को बचा कर रखते हैं, और हमें सिखाते हैं मॉरल और स्पिरिचुअल नॉलेज को, कि कैसे स्पिरिचुअल नॉलेज को हम सीख सकते हैं. इनका काम होता है. तो इस तरीके से आप ये समझ सकते हो जिनको आप कहते हैं इतिहास और पुराण. अब है फंक्शंस ऑफ लिटरेचर. तो साहित्य का काम क्या है, पहले भी हम लोग पढ़े हैं, इसमें हम लोग फंक्शन ऑफ लिटरेचर पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ फिर से मैं पढ़ा दे रहा हूं ताकि आप समझ जाओ फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ इंडियन, यू कैन से कॉन्टेक्स्ट ऑफ लिटरेचर, क्या इनके फंक्शंस हैं. तो लिटरेचर का जो मुख्य उद्देश्य होता है ना, इनका काम होता है परफॉर्म करना
सेवरल इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो ह्यूमन लाइफ में होते हैं, जो शिक्षा है जिसको आप इंस्ट्रक्शन कहते हैं, व्युत्पत्ति है जिसको आप कहते हैं रिफाइनमेंट ऑफ टेस्ट, आपके किसी चीज को सुनकर उसका मजा उठाने का तरीका, आपका टेस्ट क्या है, आपकी रुचि क्या है, उस चीज को रिफाइनमेंट ऑफ टेस्ट कहते हैं, व्युत्पत्ति कहलाती है। फिर आनंद, आप उसका आनंद कैसे उठाते हो, हाउ डू यू एंजॉय इट, एस्थेटिक प्लेजर या डिलाइट आप कैसे लेते हो, ये सारी चीजें इसके फंडामेंटल एक्शंस हैं और इनका एक परफॉर्मेंस है। शिक्षा क्या रेफर करती है, यह एक एजुकेशनल रोल दिखाती है लिटरेचर में, जहां पर यह मॉरल वैल्यूज को देना इसका मुख्य उद्देश्य है, हमें ज्ञान देना इसका मुख्य उद्देश्य है, जिसको निर्देश कहते हैं, गाइडेंस हमें देना एक इसका मुख्य उद्देश्य है। जितने भी लिटरेरी वर्क्स हैं वो हमें एक लेसन सिखाते हैं, एक पाठ सिखाते हैं कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। तो ये शिक्षा का ही काम है। एक शिक्षित व्यक्ति, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति कौन होता है, जो ये फर्क कर सके कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। और शेपिंग द कैरेक्टर ऑफ इंडिविजुअल, एक व्यक्तिगत व्यक्ति के कैरेक्टर को, उसके चरित्र को कैसे वो अच्छा कर सकता है, और एथिकल बिहेवियर को प्रमोट करना शिक्षा का काम है। तो ये शिक्षा हो गया। व्युत्पत्ति क्या है, व्युत्पत्ति जो है, इसको हिंदी वर्ड है व्युत्पत्ति, जो डिनोट करती है, ये करता है ये शब्द एक रिफाइनमेंट ऑफ टेस्ट, कि आप किस तरह के रुचि को महसूस करते हो, या कैसी रुचि आपकी है और उसमें क्या शुद्धता लाई जा सकती है, या आपके टेस्ट में क्या बेहतर किया जा सकता है, और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट आपका कैसे हो सकता है। सो बाय एंगेजिंग विथ लिटरेरी वर्क्स कैसे हो सकता है, जब अपने आप को किसी लिटरेरी वर्क में आप शामिल करोगे। जब रीडर्स इस सेंस को कैसे डेवलप करते हैं, जब वो सेंस ऑफ एप्रिसिएशन को लाते हैं, यानी जब कोई व्यक्ति कोई गाना गाता है, जब आप उसको सुनने के बाद उसकी तारीफ करते हो, उसको हम कहते हैं एप्रिसिएशन। तो जब आप किसी चीज को एप्रिशिएट करते हो तो रीडर के अंदर ये सारी चीजें डेवलप होती हैं और वो रिफाइंड टेस्ट के अंतर्गत आता है। सो फॉर ब्यूटी, कि उसकी सुंदरता क्या है, लैंग्वेज, उस साहित्य की, उसकी भाषा कैसी है, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन उसमें कैसे यूज किए गए हैं, ये रिफाइनमेंट ऑफ टेस्ट के अंदर आने वाली चीजें हैं। सो लिटरेचर क्या इनहैंस करता है, साहित्य इनहैंस करता है क्रिटिकल थिंकिंग को, और कल्टीवेट करता है, हमारे सामने लाता है एक रिफाइंड एंड कल्चर्ड आउटलुक को। और ये किसके मदद से हो सकती है चीजें, व्युत्पत्ति की मदद से होती हैं। आनंद क्या है, आनंद का मतलब है एंजॉयमेंट, प्लेजर। तो ये प्लेजर क्या है, तो प्लेजर जो है ना एक एस्थेटिक प्लेजर है, जिसको सौंदर्य वाला आनंद कहते हैं। जैसे आप बागीचे में घूम रहे हो, आपने फूल देखे, सुगंधित चीजों को महसूस किया, और जो आप मन में खुशी महसूस करते हो उस सुंदरता को देखकर, दैट इज कॉल्ड एस्थेटिक प्लेजर। इमोशनल सेटिस्फैक्शन आपको मिलता है, इससे क्या मिलेगा कि आप भावनात्मक तौर पे बहुत संतुष्ट हो जाते हो, जो लिटरेचर से ही पाया जा सकता है। ये हमें आनंद, रिलैक्सेशन, यानी जिसको हम कहते हैं रिलैक्स करना, मतलब अपने आप को विश्राम देना, रिलैक्स करते हैं हम लोग इसकी मदद से। और डीपर सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, हमारे अंदर अगर कोई कमी है तो उसकी पूर्ति करने का काम कल्पनाओं की मदद से, आर्टिस्टिक एक्सपीरियंस की मदद से हो पाती है। तो ये जो आनंद है, दिस डिलाइट, ये जो आनंद है वो कोई नॉट सुपरफिशियल, कोई बनावटी चीज नहीं है, बल्कि एक डीपली कनेक्टेड चीज है। आप किसी को दुखी देखकर दुखी हो जाते हो, खूबसूरत चीजों को देखकर आप आनंदित हो उठते हो, इमोशनल हो जाते हो। तो ये कैसे पॉसिबल है कि आप बनावटी कर लोगे, तो ये बनावटी नहीं है, बल्कि डीपली कनेक्टेड है भावनाओं से और बौद्धिक इनरिचमेंट के साथ। इसको कहते हैं आपके अंदर कितना ज्ञान है और उसको कितना इनरिच करते हो, कितना और भी समृद्ध बनाते हो। सो टुगेदर ये जो फंक्शंस होते हैं इस लिटरेचर के, वो केवल सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट नहीं है, केवल इसका अर्थ मजेदार होना या मजा उठाना, मनोरंजन करना नहीं है, बल्कि मीन्स ऑफ एजुकेशन। यह एक एजुकेशन का साधन है, हमारे अंदर कल्चरल डेवलपमेंट को ये लाता है, एंड इमोशनल ग्रोथ, हमारे अंदर एक भावनात्मक विकास होता है, और मेकिंग इट अ एसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, और मनुष्य के जीवन को एक बहुत ही एसेंशियल
पार्ट के तौर पर ये दिखाने का काम आनंद का होता है। जब आनंद को जैसे कहते हैं ना, मौज करना, वो अलग चीज है, और एक एस्थेटिक प्लेजर को प्राप्त करना, आनंद को प्राप्त करना, जैसे कुछ लोग भजन करके आनंद करते हैं, कुछ भक्ति करके आनंद करते हैं, कुछ खेल कर आनंद उठाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एस्थेटिक प्लेजर। ठीक है, वो आनंद है। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। तो इतिहास और पुराण का डिस्टिंक्शन अब हम लोगों ने पढ़ा था, वही सेम चीज है। अब आते हैं शिक्षा भी, हम लोग शिक्षा भी कर चुके हैं, उसी का एक बड़ा फॉर्म है यहाँ दिया हुआ। शिक्षा को अलग करके बताया गया है कि शिक्षा जो है वो क्या रेफर करती है, टू द इंस्ट्रक्टिव एंड एजुकेशनल फंक्शन। इसका एजुकेशनल फंक्शन है लिटरेचर में। ये एम्फेसाइज करती है शिक्षा, लिटरेचर इज नॉट मियरली फॉर एंजॉयमेंट, कि केवल शिक्षा ये बताती है कि लिटरेचर जो साहित्य है केवल आनंद का मार्ग नहीं है, बल्कि यह टीचिंग भी करा सकती है, हमें संदेश और उपदेश देती है, और इम्पॉर्टेंट लेसन्स ऑफ लाइफ को हमारे अंदर इन्फर करती है, और मोरालिटी, नैतिकता, मानवीय व्यवहार, इन सारी चीजों का काम इंस्ट्रक्शन का होता है, शिक्षा का होता है। केवल आनंद देना शिक्षा का नहीं है, बल्कि हमारे अंदर एक कंप्लीट चेंज लाना। सो कहानियों की मदद से, कविताओं की मदद से, नाटकों की मदद से लिटरेचर हमें गाइड करता है, साहित्य हमें गाइड करता है रीडर्स को, कि ताकि जो वैल्यूज हैं, सच्चाई है, ऑनेस्टी है, ड्यूटी है, ये सारी चीजें हमें सिखाती हैं। तो कोई चीजें जो सीखने का काम करते हैं हम लोग, वो शिक्षा की मदद से ही करते हैं। बहुत सारे क्लासिकल वर्क्स हैं जिनका उद्देश्य होता है नॉलेज को देना, ज्ञान को लाना समाज को। ठीक है, किस बारे में? समाज के बारे में, एथिक्स, नैतिकता के बारे में, संस्कृति के बारे में, और किसी व्यक्तिगत तौर पे किसी व्यक्ति को मदद करती हैं सारी चीजें, शिक्षा किस चीज को डिस्टिंग्विश करने में कि अच्छाई और बुराई क्या है। तो ऊपर जो मैंने पढ़ा है ना, वो सेम चीज है यहाँ पे, और आप इसको फिर से पढ़ के देखोगे, सेम चीज यहाँ बताया गया है। तो इस प्रकार शिक्षा हाईलाइट करती है रोल ऑफ लिटरेचर को, कि लिटरेचर का क्या रोल रहा है हमारे जीवन में, क्या होना चाहिए, और ये कैसे एक सोर्स ऑफ गाइडेंस है, और कैसे आप चीजों को ये चीजों को शेप करते हैं, ह्यूमन कैरेक्टर को कैसे ये शेप करती है शिक्षा, और कैसे हमें प्रमोट करती है एक डिसिप्लिन्ड और मीनिंगफुल लाइफ जीने के लिए। और व्युत्पत्ति जो रिफाइनमेंट ऑफ टेस्ट है, मैंने ऊपर में भी पढ़ाया था, आनंद भी मैंने पढ़ाया है, तो आप एक बार पढ़ के देखना। तो इस तरीके से ये जो चीजें ऐड की गई हैं, इतनी ही है जो फर्स्ट यूनिट में है। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन कौन सी चीजें ऐड की गई हैं, तो इसमें बहुत ज्यादा पैनिक होने की बात नहीं है। तो अगर आप ये समझ गए हैं तो आप अपना थंब इंप्रेशन दिखा सकते हो, यस नो लिख सकते हो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ऊपर मैंने जो डिस्कस किया है ना, उसी को कुछ लाइंस पढ़ाकर इसमें बताया गया, बस बाकी चीजें वही हैं जो मैंने ऊपर समझाया है, जिसको आनंद कहते हैं, एस्थेटिक डिलाइट क्या है, व्युत्पत्ति क्या है, प्लस जो चीजें हैं वो सारी चीजें वही हैं, बस थोड़ा सा एलिबोरेटेड फॉर्म में यहाँ पे है। तो ये सारी चीजें आप बढ़िया से देख लेना, पढ़ लेना, ताकि जो एग्जाम्स होने वाले हैं उसमें आपको कोई दिक्कत ना हो। यस, तो ये फर्स्ट पार्ट का जो न्यू एडेड चीजें थी वो मैंने यहाँ क्लियर करा दी हैं, और आई होप कि अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो एक बार वीडियो आप फिर से देख लेना, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो पोइट्री का सेक्शन है उसमें जो न्यू चीजें ऐड की गई हैं वो हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग यहीं रोकते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे जो पोइट्री में एडेड चीजें हैं वो। अब आप अपने फोल्डर में जाके देखोगे तो नई जो चीजें ऐड की गई हैं उसका ऑलरेडी मैंने नोट्स दे रखा है, तो आप उसको पढ़ के देखना, ये सारी चीजें आपको वहां मिल जाएंगी। सो डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास वेरी सून। टिल देन, बाय बाय।